हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में और यहाँ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू जो होते हैं, इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं आज ही के दिन 3 फरवरी को, और इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास करंट अफेयर हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। जो भी अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऐतिहासिक पहलू कौन कौन से मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और किस प्रकार से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जानते हैं आज के ऐतिहासिक पहलू के बारे में। और सबसे पहले तो 3 फरवरी जो है, आज ही के दिन जो था 3 फरवरी 2003 को आतंकवाद के विरुद्ध जो था, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। ठीक है, आज ही के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ था। और आज ही के दिन 1988 में भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी जो थी, वो आईएनएस चक्र को सैन्य बेड़े में सम्मिलित किया गया था। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी जो थी वो कौन थी? तो क्या थी? आईएनएस चक्र थी, जिसको 1988 में 3 फरवरी 1988 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। आज ही के दिन 1972 में जापान के सप्पोरो में एशिया में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन 1970 में, यानी कि 3 फरवरी 1970 को भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र का तलचर में आधारशिला जो है रखी गई थी। आज ही के दिन 1969, यानी कि 3 फरवरी 1969 में रूस का चालक रहित जो विमान जो था, अंतरिक्ष यान जो था लूना। ठीक है, लूना 9 जो था वो चंद्रमा पर पहली बार उतरा था। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, हाल ही में जापान ने जो था वो चंद्रयान अपना भेजा है, जो कि भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले रूस गया था। ठीक है, अमेरिका था, और हमारा इंडिया जो था। ठीक है, और उसके बाद अभी जापान ने भी वहाँ पर अपना अ, चंद्रयान भेजा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो था चंद्रयान पर पहुंचने वाला रूस था आज ही के दिन। 3 फरवरी 1925, आज ही के दिन यानी कि 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन शुरू की गई थी। ठीक है, और आज ही के दिन यानी कि 1815, 3 फरवरी 1815 को विश्व का पहला पनीर उत्पादन कारखाना 1815 में स्विट्जरलैंड में खोला गया था। तो ये थे आपकी आज के ऐतिहासिक पहलू, जिससे रिलेटेड आपकी घटनाएं जो आज के दिन की हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इससे करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर में आपके पास सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है कि भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास जारी करेगी। ठीक है, अभ्यास करेगी। तो वायु शक्ति 2024 अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा, जो कि पोखरण जैसलमेर यानी कि राजस्थान में किया जाएगा। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो चंपई सोरेन जो है, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे सोरेन जो है, यानी कि जो इससे पहले जो उनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी उनको जो कुछ घोटाले हैं उसके लिए उनको दंडित किया गया है, जिसकी जगह पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कि दक्षिण भारत के किस अभिनेता ने हाल ही में अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिजगा वेत्री कड़गम लॉन्च की है? तो थलापति विजय जो है, साउथ इंडियन अभिनेता जो हैं, ठीक है, साउथ इंडिया के जो हीरो हैं, थलपति विजय जो है, उन्होंने अपनी एक अलग ही पार्टी यहाँ पे बनाई है दक्षिण भारत में। भारत ने हाल ही में किस देश से $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइलें खरीदने की मंजूरी ली है? तो $4 अरब देकर जो है 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइलें खरीदी हैं अमेरिका से। ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो है वो का उद्घाटन जो कहाँ पर किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा ताप
विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है तो वो उड़ीसा में किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो हाल ही में यानी कि भारत की सॉरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं ऋतु बाहरी, जिनको जो कि 4 फरवरी 2024 को शपथ लेंगी। ठीक है, यानी कि कल वो शपथ लेने वाली हैं 4 फरवरी को। तो ऋतु बाहरी जो हैं वो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जो नियुक्त होने वाली ये दूसरी न्यायाधीश बन जाएंगी। ठीक है, दूसरी न्यायाधीश ये बन जाएंगी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली। तो इससे रिलेटेड हम अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में इससे पहले जो थे विपिन जांगी जो थे वो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और ये 26 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं और इनकी जगह पर अभी तक काम जो कर रहे थे वो थे कार्यवाहक के रूप में जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी काम कर रहे थे। और ऋतु बाहरी जी जो हैं वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उनको चार्ज दिया गया था 14 अक्टूबर 2023 को और उत्तराखंड में ये पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई हैं। ठीक है, और 4 फरवरी 2024 को ये शपथ लेंगी। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। जब बात हो रही तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के बैकग्राउंड यानी कि उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, इसके बाद जो संविधान का अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो होंगे, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति जो है आवश्यकता अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये आपका अनुच्छेद 216 कहता है। अनुच्छेद 217 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किया जाता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी वो संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट यानी कि संबंधित हाईकोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा 216 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो 3 अनुच्छेद आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले 214 अनुच्छेद आपके पास जाएगा, 216 अनुच्छेद आ जाएगा और 217 अनुच्छेद। 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा या 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 216 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और आवश्यकता के जिसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 217 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर जो है वो यानी कि किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की नियुक्ति पर उस राज्य के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो वैसे मैं न्यायाधीश या न्यायपालिका से रिलेटेड पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे न्यायाधीशों के भी प्रेजेंट टाइम पर जो संख्या जो है वो 9 स्थायी न्यायाधीश होते हैं और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, तो कुल मिलाकर 11 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है तो नैनीताल जो है वो नैनीताल में स्थित है, जो कि 9 नवंबर 2000 को यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में गठित हुआ था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अगर हम इससे बात करेंगे, अगर इनकी पहली बात करके पहले मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ए देसाई। अशोक अभेंद्र देसाई जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड के। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ और क्या क्या ऐसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी कि जब उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 226 के तहत जो होता है उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 232 के तहत और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो इससे पहले भी आपके साथ ये वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके सिविक्स के टॉपिक में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में पूरा टॉपिक समझाया हुआ है। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपकी जानकारी जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे देनी समझी सही लगा। ठीक है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा चर्चा में का विषय रहा है, तो जब चर्चा के विषय कोई होते हैं तो उससे रिलेटेड उसका बैकग्राउंड या उससे पीछे जो इतिहास या कोई भी ऐसी घटनाएं होती है तो वो ज़रूर पूछ जाती है। ठीक है, तो उसको ज़रूर आप याद रखिएगा और उत्तराखंड उच्च न्यायालय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तो आज ही यानी कि 3 फरवरी को जो वयोवृद्ध यानी कि जो नेता है वरिष्ठ नेता हैं
बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी जी, उनको भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो कि इस क्रम में अगर हम बात करेंगे तो 50वें व्यक्ति होंगे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में अभी जनवरी में ही घोषणा की गई थी कर्पूरी ठाकुर जी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे कर्पूरी ठाकुर, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। और अभी इस साल जो है दूसरे व्यक्ति जो हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। ठीक है, एक बार में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, यानी कि एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो वीडियो जो आपके था, यानी कि 3 फरवरी का, सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।